जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी बहुत शुक्राना गुरु जी का अपने सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए और मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी, जिनका ये योगदान रहता है कि गुरु जी के सत्संग घर बैठे बैठे हर किसी तक पहुँचे। उसमें पूरी टीम का पूरा योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस जर्नी में शामिल रहे हैं, जिनका योगदान रहा है, उन सबका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमें गुरु जी के साथ जोड़ने में थोड़ा थोड़ा योगदान बहुत लोगों का रहा है। कोई सामने से दिखते हैं और कोई दिखते भी नहीं है, तो उन सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो आज के शब्द हैं जो नरेंद्र धंड अंकल ने कोट किए हुए हैं कि गुरु जी ने ऐसे बोला हुआ है कि गुरुओं को के कुछ भी गलत नहीं होता। बिल्कुल सही है। गुरु जी के पास आके किसी भी सोल का बुरा नहीं होता, किसी भी सोल का। शरीर का कई बार लगता है कि कुछ बुरा हुआ है अपना या किसी अपने का। शरीर का थोड़ा बहुत हो सकता है, कर्मों को सेट करने के लिए गुरु जी को बहुत कुछ करना पड़ता होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोल का कभी बुरा नहीं होता। सोल ब्लेस ही होती है गुरु जी के पास आके। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मुझे मिला नहीं या मुझे उस तरह से ब्लेसिंग्स नहीं मिली, इतने सालों में हो गए आते हुए, कष्ट देखो ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। वो शरीर के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गुरु जी के पास जा रहा है इतने सालों से, सत्संग अटेंड कर रहा है, ब्लेसिंग्स तो उसको मिल ही रही है। सोल को सबसे पहले सोल। गुरुजी भी यही कहते थे कि जब मेरे पास आते हो तो मुझे तुम सोल नजर आते हो। माचिस के ऊपर आगे जो लगा होता है मसाला, सिर्फ उतना सा नजर आता है, तो उसमें कोई शरीर नहीं होता है, वो सोल ही होती है। और उसी को गुरुजी ब्लेस करते हैं और उसका कभी बुरा नहीं होता है। जो गुरुजी के पास आ गई, नाम उसके अलग हो सकते हैं। शरीर का बुरा होना कोई ये ना समझे कि हमारा बुरा हुआ है गुरुजी के पास आके। हम इतने सालों से आ रहे हैं, 8 8 10 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं। अभी सत्संग शुरू करने से पहले ही मुझे किसी का फोन आया, करीब 10 12 साल के बाद। और वो लेडी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत, इतनी परेशानियां हर तरफ से, रो रो के उसके बुरे हाल हो गए कि मेरा मुझे मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं। सबको कर रहे हैं, इतने मैंने सत्संग भी सुन लिए, सब कुछ सुन लिया, मेरी बहन की ये हालत है, माँ बाप की ये हालत है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस नहीं किया है, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन फिर भी रो रही है। 10 12 साल के बाद बात हुई है करीब करीब। तो शरीर के कष्टों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ जोड़ना, देखना, समझना कुछ छोटी बात है। ये सोल पता नहीं कहाँ से भटक के गुरुजी के पास पहुंची, आके गुरुजी ने शरण में लिया। अगर हम सिर्फ शरीर के कष्टों के लिए ही गुरुजी को कुछ ना कुछ कहते रहें, गुस्सा होते रहें, नाराज होते रहें, उनके सामने रो भी दें कि मेरे भाई का, मेरी बहन का, बेटे का, वाइफ का, इसका उसका क्यों कुछ नहीं हुआ अभी तक। गुरुजी काम कर रहे होते हैं हर एक संगत के ऊपर, हर एक संगत के ऊपर जो भी वहां पे आता है, किसी भी संगत में जाता है, जा रहा है, अटेंड कर रहा है, उस पर गुरुजी काम कर रहे होते हैं। सबका बोझ अपना अपना है, सबके कष्ट अपने हैं, सबके एक जैसे कर्म भी नहीं हो सकते हैं। किसी पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, किसी पे बहुत थोड़ा लगेगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, समझ आने वाली बात है। लेकिन ज्यादातर
गुरु जी के पास आके शरीर से रिलेटेड ही चीजें हम मांगते हैं, उसी में उलझे भी रहते हैं। जब बहुत अच्छा टाइम होता है तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो हम दुनियावी हो जाते हैं। अच्छे टाइम में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हम कर लेते हैं, सोल की बातें भी कर लेते हैं, और जब बुरा वक्त आएगा तो पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जब घर परिवार पे किसी पे कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी बड़ी जैसे भी, अगर बड़ी आएगी फिर तो वैसे ही हिल जाएंगे। जो ऐसी सिचुएशन में भी ना हिले और गुरु जी का शुक्राना करता रहे, खुश रहे, और ये समझे कि गुरु जी आप जो कर रहे हैं वो हमारी सोल की जर्नी के लिए अच्छा है, बढ़िया है, हमारे परिवार के लिए भी, उस मेंबर के लिए भी जिसके लिए हम मांग रहे हैं, तो वो अच्छी संगत होगी। तो उस संगत ने आके कुछ पाया है, कुछ कदम वो आगे बढ़ा है। अच्छी अच्छी बातें की जा सकती हैं, सुनी भी जा सकती है, कही भी जा सकती है। बहुत गहरी बातें भी की जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, दोनों ही आसान है। लेकिन उसका चेक तभी होता है जब इंसान कहीं जाके फंसता है, तब अब असली पता चलता है कितने का हम आध्यात्मिक हैं और कितने दुनियावी, कितना हम शरीर में उलझे हैं, कितना हम अपनी सोल के साथ हैं, कितना हम अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं और गुरु जी की जो डिविनिटी है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कितना हम सिर्फ शरीर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब पता चलता है। और गुरु जी का कहना, गुरुओं को ला के किसी तरह बुरा नहीं होगा, बिल्कुल सही है, बात समझने की है। जो लोग आज की डेट में कष्ट में होंगे या अभी भी जो सुन रहे होंगे ये सत्संग, कोई एक आधा ऐसा भी होगा जो बहुत कष्ट में होगा, उसके लिए ये मायने नहीं रखती होगी चीज अभी फिलहाल के लिए। अच्छा टाइम आएगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन बुरे टाइम में सबको मिरेकल ही चाहिए होता है। बुरे वक्त में वही एक्सपेक्टेशन होती है, और बेस भी सबका गुरु जी के साथ जुड़ने का करीब करीब यही है कि जब जरूरत पड़े तो मिरेकल हो जाए, बहुत गहराई में जाके। सबको ये पता है, विश्वास है कि मिरेकल हो सकता है यहाँ पे, ऊपर ऊपर से हम चाहे कुछ भी करें। खैर, दूसरी बात ये पंडितों वाली जो उन्होंने कही कि पंडित को अपनी उम्र का नहीं पता होता है, वो दूसरी की क्या बताएगा, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही बात है। पंडित भी इंसान ही है, उसका प्रोफेशन है, वो कुछ बताएगा नहीं तो आगे काम कैसे चलेगा। और जो गुरु जी है, जो देवी देवता भी जिनसे मांगते हैं, वो पंडित क्या चीज है उनके आगे फिर। बहुत ऊंचाई पे जाके भी अगर हमने नीचे ही उतरना है, नीचे वाले के पास ही खड़े रहना है, तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी ऊंचाई पे जाने का। ये पंडितों के पास तब जाना होता है जब इंसान बुरी तरह से टूट जाता है, गुरु जी के पास आते हुए। कैसे? मुझे 2-3 दिन पहले किसी का फोन आया, संगत का, नई संगत है, 2-3 साल हुए शायद जुड़े हुए, 2-3 साल ही हुए हैं अभी। हाँ, उनका मुझे फोन आया और फोन करते ही मैंने कहा जय गुरु जी। उधर से वो रोने लग गया आंटी। वो कहते जय गुरु जी तो ठीक है, लेकिन अंकल मेरा तो भाई एक्सपायर हो गया, 48 या 49 ईयर्स का, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, वो एक्सपायर हो गया। और वो बहुत रोए और उन्होंने बताया सारी कि उनकी तो अभी बॉडी भी नहीं मिली है। नदी में उनकी गाड़ी गई, लोगों ने देखा सीसीटीवी फुटेज और ऑल सारा कुछ करके, तो वो मिले भी नहीं है मुझे अभी तक। तो सब मुझे दोष दे रहे हैं कि जब से गुरुजी हमारे पास आए हैं हमारा कुछ भी सही नहीं हुआ, किसको घर लेके आई, मैं उनको कैसे जवाब दूं। ये सारी चीजें हुई, और चलो सत्संग किया जो भी गुरुजी ने करवाया उनके साथ उस टाइम के लिए। हालांकि ऐसे सिचुएशन में बहुत असर तो नहीं होता है, लेकिन जितना हुआ, जितना कर सकते थे उतना किया। फिर तो वो कह रहे हैं कि अभी सारी फोटोग्राफ्स को हटा दिया जाएगा क्योंकि अभी तक बॉडी नहीं मिली है, तो एक उम्मीद
हल्की सी 1% की होगी कहीं पे, लेकिन लगता यही है कि वो बह गए हैं, जितने लोगों ने बताया है। फिर उन्होंने कहा लास्ट में कि क्या हम किसी पंडित के पास जा सकते हैं। जैसे होता है ना, किसी से पूछ लेते हैं जाके कि भाई कहाँ गया, किस दिशा में गया, आएगा कि नहीं आएगा वापस, क्या हुआ कि नहीं हुआ। क्या हम पंडित के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जाके। अब ऐसे में जो इतना टूटा हुआ बंदा, मैं उसको कहूँ कि नहीं तुम तो स्ट्रांग बनो, ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, उनके घर में रोना धोना चल रहा है। एक अच्छा भला इंसान चला गया, ना कोई बीमारी ना कुछ, घर से निकले और नदी में बह गए। ऐसे लोगों को मैं कहूँ उस टाइम, ऐसे मोमेंट पे कोई भी कहेगा वो समझ नहीं आएगी बात। तो मैं उनको क्या कहता हूँ, पंडित के पास जाने से अगर उनको थोड़ी शांति मिलती है तो चले जाओ भाई। ये उनकी अपनी जर्नी है, कितना जुड़े, किस तरह से जुड़े इतने 2-3 साल में, वो जाने। तो ये दूसरी कोटिंग का जवाब साथ के साथ ही है कि जब कोई टूटता है तो पंडित भी याद आ जाता है। जब अच्छी पोजीशन में होता है कोई, लाइफ अच्छी चल रही होती है, तो बातें बहुत बड़ी बड़ी भी हम कर लेते हैं। चेक तब पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और गुरु जी के साथ लगाव, जुड़ाव, प्यार, भक्ति सबकी अपने अपने हिसाब से है। जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसा कर रहा है। जन्माष्टमी का दिन है आज, मुझे याद आया। कल हम शाम को बद्री मंदिर में बैठे थे, और वहाँ भाई गुरदयाल सिंह जी का चला, अपनी मेहर कर, अंपायर स्टेट में ये लगता था। और मैं एकदम से आंखें बंद की तो मैं अंपायर स्टेट में ही पहुंच गया, क्योंकि ये वहाँ बहुत लगता था भाई गुरदयाल सिंह जी का। उसके बाद लगा सतगुरु दया करे, ये भी वहाँ बहुत लगता था। फिर लगा मेरे सतगुरा। और मैं बिल्कुल जितनी देर वहाँ बैठा इन शब्दों को सुनते हुए, मैं वहाँ पहुँच गया। वो वाइब्रेशंस पूरी फील हुई। वो मुझे वो सारा टाइम याद आ गया जो अंपायर स्टेट में बैठते थे। और लास्ट में जब 10-15 मिनट रह गए, 10-12 मिनट रह गए, मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अरे जन्माष्टमी है तो। और जन्माष्टमी के दिन 2006 में मैं गुरुजी के पास था अंपायर स्टेट में। गुरुजी ने परात रखी हुई थी साइड पे, और उस पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। गुरुजी उसका प्रसाद दे रहे थे सबको। लंगर प्रसाद के बाद जब इजाजत हुई तो हम लाइन में लगे हुए थे, आगे मैं, पीछे डॉक्टर पुनीत। और जब मेरी बारी आई, मैं, गुरुजी ना खा रहे थे ड्राई फ्रूट्स, वही खा भी रहे थे बीच बीच में उठा के ऐसे। और जब मेरी बारी आई, मैंने माथा टेका, चरण छुए और ऊपर देखा, और हाथ ऐसे किया प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने वो मुंह से निकाला एक हाथ से जो खा रहे थे, और उसी में दूसरा भरा परात में से, और ऐसे मुझे मेरे हाथों में ऐसे छोड़ दिया। गुरुजी ऐसे प्रसाद हाथ से छोड़ते थे, ऐसे छोड़ा, और मेरे दोनों हाथों में मैंने फटाफट वो लिया, अपनी जेब में डाल लिया शर्ट की। और लेकिन गुरुजी ऊपर से छोड़ रहे थे तो नीचे भी गिर रहा था, गुरुजी के चरणों में बहुत गिरा हुआ था प्रसाद। मैं फटाफट लेफ्ट, गुरुजी के लेफ्ट साइड में बैठा, गद्दी के थोड़ा सा पीछे को हो गया, ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वो आते रहे जाते रहे। गुरुजी ने इशारा किया चलो। मैं पीछे की तरफ बैठ गया, और डॉक्टर पुनीत भी आए, उनको भी प्रसाद दिया। मैंने उनको इशारा कर दिया कि आप उधर बैठ जाओ। वो उस तरफ को बैठ गए, गुरुजी के राइट साइड को। और मैंने इशारा किया कि जो प्रसाद नीचे पड़ा हुआ है गुरुजी को, ये गुरुजी ने टच किया हुआ है सारा, ये भी हम उठा लेंगे। तो मैं ऐसे गुरुजी के चरणों के पास से ना वो सारा उठाता रहा, उधर से डॉक्टर पुनीत ऐसे चोरी चोरी करके ना ऐसे उठाते रहे, और जेब में डालते रहे, जो जो आता रहा उसको डालते रहे, लालच। तो उठाते रहे, और गुरुजी ने फिर थोड़ी देर के बाद देखा, ऐसे कुछ मुझे लगता है इसमें 10-15 सेकंड ही लगे होंगे, 10 से 12-15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही गुरुजी ने ऐसे देखा कि ये नीचे कोई बैठा हुआ है, इधर उधर ऐसे देखा करे, चलो चलो चलो, हो गया चलो। और हम फटाफट निकले वहां से। तो ये जन्माष्टमी से मुझे कल फिर याद आया एकदम से, एक तो गुरुजी ने वही शब्द चलाए, वो ध्यान दिलाने के लिए मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन ध्यान दिलाने के लिए वो सारा माहौल भी बनाया। कितने साल हो गए, 16 साल पहले। और मुझे बहुत वो दिन भी याद आया। गुरुजी मौजूद है आज भी, और अपने और सबको ही ब्लेस कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, नई संगत को भी पुरानी को भी।
परफेक्ट बनाते हैं संगत को। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हल्की फुल्की संगत, बहुत परफेक्ट बनाते हैं। उसमें कई तरह के टेस्ट भी होते हैं। जो नई संगत है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि कई तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्टों से घबराना नहीं चाहिए। गुरुजी चेक करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ एक महीने या 1-2 साल बड़े तेजी से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद जाके फिर गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, तो उसमें से वो निकाल भी देते हैं। उसमें उस टाइम पेशेंस रखनी होती है। बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, दिमाग भी घूम जाएगा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसे, उसके साथ तो हुआ नहीं है, वो ठीक चल रहा है। तो ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लग जाएंगे कि यार नहीं, शायद गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया, या फिर ये नहीं है या वो नहीं है, हमारे कर्म ऐसे नहीं है। बहुत सी ऐसे दिमाग में चीजें आ जाती हैं। 1-2 साल में नहीं आई तो 4-5 साल में आ जाएंगी। एक टाइम करीब करीब आता है सब पे, जब सोचने लग जाता है बंदा कि यार अब तो हो जाना चाहिए गुरुजी काम, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब तो ये सारा कुछ है ही है, सेट है, अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें से निकलना पड़ता है। सरेंडर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वर्ड भी है ये। जो कर जाए वो तो तर गया, वो तो छा गया। लेकिन दुनियावी हिसाब किताब से सरेंडर करना बहुत से लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है, कहने में तो बहुत कुछ भी नहीं लगता है, सरेंडर कर दो। और सुनने वाला भी कहता है कि हाँ कर देंगे, और करके देख भी लेंगे। नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। जो करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और हम सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि हम सरेंडर करें। सिर्फ शब्द के साथ ना जुड़े, उसकी सच्चाई के साथ जुड़ें और उस पर एक कदम आगे बढ़े। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। मेरे एक बॉस थे, वो मुझे कहते हैं, एक बात बताओ गौतम, एक बात बताओ यार, तुम्हें गुरुजी के पास आके मिला क्या? और बड़े ऐसे चश्मा ऐसे नीचे को करके मुझे बड़े गौर से पूछ रहे वो। मैंने उनसे सत्संग किया, गुरुजी की लाइट ऑफ डिविनिटी बुक दी उनको, 2010 की बात है शायद ये। वो सुनते भी रहते थे, सुनते रहते, क्योंकि प्रॉब्लम थी उनकी, चल रही थी, फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने सुना भी, बड़े मंदिर भी जाके सब कुछ है, वो ठीक हो गए, बात खत्म हुई। तो मुझे कहते हैं तुम्हें मिला क्या वहां जाके? अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा सिली सा क्वेश्चन है, दुनियावी तरीके से ये कोई भी पूछ सकता है। ये पूछे कि आप गुरु जी के पास आके क्या हो गए हैं, क्या थे, क्या हो गए हैं। मैंने उनको बताया मैं नॉन बिलीवर था, गुरु में मेरा विश्वास नहीं था। गुरु तो बहुत दूर की बात है, मूर्तियों में ही भगवान को समझता था मैं। इतना पास भी भगवान हो सकता था, ये गुरु जी ने एहसास करवाया। भगवान अंदर है, आस पास है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, और जब जरूरत पड़ती है तो हम में से बोलता है। ये गुरु जी ने एहसास करवाया। तो आप मुझसे ये पूछो कि मैं क्या हो गया, मैं बहुत बड़ी कोई ऐसे तोप भी नहीं बन गया कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। हाँ, जो जिस तरफ को लाइफ जा रही थी वो गुरु जी ने मोड़ दी। अब इसे आप पाया कहें या चेंज होना कहें, ये आपकी अपनी लैंग्वेज है। उनका मतलब कहने का था कि दुनियावी तरीके से तुम्हें क्या मिला। मैं समझता हूँ कि उनका मतलब यही था कि क्या मिला है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, वो आए, ठीक हुए, परे हो गए, उसके बाद अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जब ठीक हो जाती हैं चीज़ें तो दिमाग ज़्यादा लगने लग जाता है। जब चीज़ें फंसी हुई होती है तो राम राम बहुत होता है। फिर तो कहो यहाँ माथा टेक दो, वहाँ भी टेक देगा, जब कभी टेका नहीं होगा वहाँ भी टेक देंगे। जब स्टार्टिंग में गुरुजी के पास जाने लगे, शायद 1-2 महीने के बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा, हाँ भी कीन आया तेरा? तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी गौतम। और सेकंड्स में ही मेरे को ध्यान भी उसी टाइम आ गया कि मैंने पूरा नाम नहीं बोला है, लेकिन करेक्शन का कोई वहां पे मौका नहीं मिलता था। तभी गुरुजी ने इशारा किया, चलो चलो। और मैं कह रहा हूँ ऐसे माथे पे आ गया, यार मैंने नाम क्यों नहीं बोला अपना पूरा? पंकज गौतम पूरा नाम है। तो संगत में जो लोग हैं वो तब गौतम के नाम से जानते थे। जितने भी लोग थे, पंकज नाम बहुत कम लोगों को पता था। मेरा नाम गौतम ही निकला मेरे मुंह से। 2010 में मैंने शिफ्ट किया यहाँ से, और मैं कहीं था, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बड़ा ही एडवांस था, बहुत शातिर लोग थे। और गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा था उससे पहले ड्रीम में आके। मैंने चेंज करना था, मैं गया यहाँ से। और उससे पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया, मैंने माथा टेका, और गुरुजी ने जाके ऐसे पीठ थपथपाई मेरी, और उन्होंने मुझसे कुछ कहा, पर्सनल था। वो कुछ कहा ड्रीम में, 2009।
और मैं चला गया। मैं गया तो वहाँ माहौल जो था वो बड़ा अजीब सा था, शार्प लोग बहुत ज़्यादा। जो मेरा बॉस था वो, उसका नाम भी गौतम था, कर्नल गौतम। मेरा नाम पंकज गौतम। तो पहले दिन जब बात हुई तो उसने कहा कि नहीं भाई, दोनों ही गौतम हो जाएंगे, हम आपको पंकज ही बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 3 4 महीने लगे मुझे वहाँ एडजस्ट होने में। देखा मैंने यहाँ तो बड़ा माहौल खराब है, काम करे कोई और कोई आगे आ जाता था और अपने नंबर बना जाता था और ये वो, और मुझे ऐसे ही समझते थे। और मैं था भी ऐसा ही कि हम गुरुजी वाले हैं, किसी का कुछ नहीं ऐसे करना है वैसे नहीं है, सबको अच्छा ही समझना है, ये इस तरह से भी था मैं। और मैं, लेकिन उन्होंने तो हालत खराब करके रख दी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे गौतम कहा था, गौतम मेरे मुंह से निकला था। और वहाँ लोग मुझे पंकज के नाम से जानते थे। 3 4 महीने जब उन्होंने हालत खराब कर दी, ये भी आ गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे ऊपर हंसते भी थे वो कि वो बहुत तेज लोग थे। और मैंने कहा गुरुजी यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ये लोग तो आपने मुझे यहाँ भेजा है और ये लोग इस तरह से करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उसमें चेंजेस किए, मैं डिफेंसिव हुआ। डिफेंसिव होने के बाद वो धीरे धीरे करके मैंने सारे सेट कर दिए वो लोग। डिफेंसिव होके, अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव होके अलर्ट होके चलना शुरू कर दिया मैंने। वो चुपचाप भोंदू जैसे वैसे नहीं कि हम ऐसे हैं जी बस किसी का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता था कि यार ये ठीक है, हम संगत वाले होते हैं, हमें कुछ ऐसे करना नहीं चाहिए किसी का, लेकिन डिफेंसिव तो होना ही चाहिए। एक बार डॉक्टर पुनीत को गुरुजी ने बोला था, डॉक्टर आकड़ से रहा कर। लेकिन इसको ऐसे ना समझे कोई कि सभी आकड़ में रहे। ये ऐसा नहीं है, वो बेचारे शरीफ है, सीधे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए गुरुजी ने कहा कि थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए है, ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ और कोई इसमें से उठा ले बात, कोई गुरुजी ने कहा आकड़ में रहो, वो तो फिर अहंकार ही हो जाएगा, वो बात ही चेंज हो जाएगी। अलर्ट रहें, कहने का मतलब ये है। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, बड़े मंदिर में खड़े हुए हैं और मैं साथ में खड़ा हूँ उनकी गद्दी के साथ ही लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ। लोग आ रहे हैं, माथा टेक के जा रहे हैं। एक आंटी ने माथा टेका गुरुजी को और मेरी तरफ देखा और कहा, अरे पंकज, इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया। हंसने लगी वो आंटी। और गुरुजी ने ऐसे लेफ्ट साइड मेरे शोल्डर से, अपने शोल्डर से ऐसे मेरी तरफ देखा और गुरुजी मुस्कुराए। और गुरुजी कहते, पंकज और गौतम से फर्क है, जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। और मैं गुरुजी की तरफ देखा और मैं हंसने लग गया और गुरुजी ने भी स्माइल दी। दैट मीन्स प्रोफेशनली मैं वहां पे जो था वो पंकज था, लेकिन संगत में गौतम। जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्रोफेशनली अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें बाहर लाइफ में चलती हैं। सीधे साधे लोग होते हैं संगत के बहुत, वो बेचारे ठगे जाते हैं और लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हम तो किसी का कुछ नहीं, आप देखो ये भी आप देखो वो भी आप देखो, ऐसे नहीं होता है। हम सारी चीज़ें गुरुजी पे छोड़ के चलें कि गुरुजी ही देखें। बल्कि ये कहे कि गुरुजी आपके ऊपर कष्ट नहीं आना चाहिए, हम थोड़ा बहुत देखेंगे, हम ये सहन करेंगे। हम देखेंगे कि आपको कम से कम, बहुत लोग दुनिया में तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, फैमिलीज परेशान हो रखी हैं, गुरुजी आप टाइम वहां लगाओ, इसको मैं देख लूंगा, इसको मैं ऐसे सेट कर लूंगा, कोई बात नहीं। ये भी तो प्यार ही है। अच्छा, वो भी प्यार है कि गुरुजी आपने ही देखना है, मैंने कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी, तब भी तो गुरुजी को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो पता नहीं कहाँ से, किस तरह से, कैसे करेंगे, कौन सा काम छोड़ के पहले उसकी तरफ भागेंगे, एकदम से इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, अटैकिंग नहीं रहना है, किसी को इस तरह से तंग भी नहीं करना है। गुरुजी का स्वरूप होना, नई संगत को मैं बता दूं, गुरुजी का स्वरूप होना, गुरुजी की एंट्री है घर में, जिसके घर में भी स्वरूप चला जाता है। मेरे घर में जब मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, 3 4 महीने के बाद हमें छोटा सा स्वरूप गुरुजी का मिला था, फोटो कहते थे उन दिनों तो, वो हमें मिला था, ऐसे आराम से नहीं मिल जाता था सारा कुछ। और 2 3 महीने के बाद ही हमें लॉकेट भी मिला था गुरुजी का। तो वो स्वरूप मैंने अपने घर रखा हुआ था। हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी बेटी थी, तब वो छोटी थी, तब तो मुझे लगता है वो होगी कोई 12 13 साल की, इतनी सी एज होगी शायद, या 13 14 साल की, इतनी एज होगी। और उसके बाद जाके वो अभी 5 6 साल पहले वो संगत में जुड़ी है। और जब उससे मेरी बात हुई है तो उसने कहा कि भैया आपके घर हम जाते थे
खेलते खेलते जब जाते थे तो मैं देखती थी कि आपके घर में ये फोटो पड़ी हुई है, और मैं घर आके बोलती थी मम्मी को पापा को कि एक गंजे से किसी की फोटो रखी हुई है भैया, नहीं पता नहीं कौन है कौन नहीं है, वो बड़े गंजे से है, इस तरह से है वैसे है। तो कहती लेकिन अब मुझे पता चला कि वो देखो हम तो तब से गुरुजी को जानते हैं, और लेकिन तब वो गुरुजी ने वो क्लिक नहीं करवाया, अदरवाइज हम भी दर्शन कर लेते, हम भी इस तरह से जाते वहां पे। अब जाके गुरुजी ने जोड़ा है, स्वरूप तभी देख लिया था, जुड़े करीब 12-15 साल के बाद जाके स्वरूप के दर्शन तभी हो गए। मेरे एक और नोन है, उनकी बेटी हमारे साथ बड़े मंदिर गई है 5-6 साल पहले। तो ये वहां जाके उसने फिर स्वरूप ले लिया, साईं बाबा को बहुत मानती है, और गुरुजी के साथ भी कनेक्ट होगी, एक स्वरूप उसको मिल गया छोटा सा, उसने ला के घर रख दिया चंडीगढ़। उसने घर ला के रख दिया, उसके बाद उसका यूएस का बन गया, वो यूएस चली गई, वो स्वरूप उनके घर पड़ा रहा। और उनकी मदर ने, उनकी सिस्टर्स है, उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो कहीं पढ़ा है तो पढ़ा है गुरु जी का स्वरूप, उन्होंने कभी पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, कभी उसके ऊपर कोई ऐसे मिट्टी पड़ गई कुछ और हो गया तो वो कभी कभार की बात है, कभी साफ हो गया, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं कुछ भी। वो किसी और गुरु को मानते थे, उसकी मदर। 2-3 साल के बाद उनका फोन आया, कहते कल मैंने सोचा कि ये फोटो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है, वो तो यूएस चली गई है, तो इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं ना पंकज के पास ही वापस पहुंचा देती हूँ, यहाँ तो ऐसी पड़ी हुई है ये, मन में ही सोचा। और रात को ही कह रही मुझे ड्रीम आया कि जिनको वो मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनकी गद्दी पे गुरु जी बैठे हैं लाइव, चोला डाला हुआ है और वहां बैठे हैं। और कहती मैं एकदम से उठ गई कि ये उनकी गद्दी पे वहां क्या कर रहे हैं ये। और कहती फिर मेरे ध्यान आया कि दिन में तो मैंने ये सोचा था कि इनको यहाँ से मैं भेज दूंगी, तो उन्होंने बताया है कि मैं अब इनको नहीं भेजूंगी, वो मंदिर में है वहां पे। जिसके ख्याल में भी ये आया, जिसके घर गुरु जी का स्वरूप चला गया, ये आम बात नहीं है। चिल्लम चिल्ली ना करें कि आज ही सारा कुछ हो जाए, आज ही हमारे सारे काम हो जाएं, आज ही ये हो जाए वो हो जाए, जल्दी जल्दी ना करें। गुरु जी की शरण में आ गए, उन्हें अपना काम करने दें। हर किसी को ब्लेसिंग्स मिल रही है और मिलती चली जाएगी। और ब्लेसिंग्स का तरीका, गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका बहुत नायाब है, अलग है, यूनिक है। वो किसी भी तरीके से ब्लेस कर सकते हैं। 2015 में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, करीब 1.5 महीना लगा इस चीज़ में। और इसमें जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉब्लम अपनी जगह थी 1.5 महीना, लेकिन गुरुजी ने क्या किया, वो टाइम मेरा बिल्कुल ऐसे अजीब सा था, खाली सा था, अलग सा था, बिल्कुल ही अलग थलग सा, बड़ा अजीब सा टाइम था वो 1.5 महीना। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, जब ये टाइम मेरा शुरू हुआ, उससे 1-2 दिन के बाद ही मुझे गुड़गांव से कॉल आती है किसी लेडी की, और उसने कहा कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ, कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, 1-2 साल हुए हैं। उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया, मैं जानता भी नहीं उनको, कोई आज तक मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ कौन है। तो उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे चलता रहा। 1.5 महीना उनका हर रोज मुझे फोन आना, और करीब 2-3 घंटे 4 घंटे तक भी उनसे सत्संग हो जाना। सुबह को उन्होंने 1 घंटा कर लेना कि अच्छा मैं खाना वाना खा के दोपहर में करती हूँ, दोपहर में। फिर रात को मैं 9 बजे करती हूँ, रात को 9 बजे कर रहे हैं तो 11 साढ़े 11 तक लगे हुए हैं। अच्छा फिर इसका बताओ, अच्छा फिर उसका बताओ, अच्छा फिर ये बताओ कबीर जी कैसे थे, अच्छा बुद्ध कैसे थे, ये क्या हुआ, फिर ऐसा क्यों होता है अंकल, वैसा क्यों होता है। वो मेरा दिमाग ना बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहा 1.5 महीना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछने उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें करनी उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाना, और कई बार जवाब हो कई बार ना हो। मैंने कहा ये बड़े यार किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये, और स्पिरिचुअल बातें करनी उन्होंने। एक बार उनका करीब 11-12 बजने वाले हो गए, रात के 2-3 घंटे हो गए। मैंने कहा आंटी आप मैरिड हो। आंटी कहते हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप इतनी देर तक बात कर रहे हो, आपके घर में कोई है नहीं कि कोई कोई और हो। तो आंटी कहते नहीं है, मेरे हस्बैंड है, यहीं पे है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन नहीं करते, कहते नहीं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कह रहे हैं संगत में बात करते रहो, कोई बात नहीं है। चलो हो गई। 1.5 महीना उनसे मेरी बात हुई है। जिस दिन मेरा वो काम हुआ, वो इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ, वो लास्ट कॉल थी आंटी की उसी दिन।
उसके बाद आज तक कोई कॉल नहीं आई, ना ही मुझे उस आंटी का नाम पता है, ना ही मुझे पता है वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। गुरुजी बात कर रहे थे, गुरुजी ने किसी से बात करवा दी, क्या करवाया, लेकिन 1.5 महीना मुझे ऑक्यूपाइड रखा कि मुझे ना तो ज़्यादा स्ट्रेस होने दिया, इन्वॉल्व रखा संगत में, सत्संग में, इन सब चीज़ों में। तो ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स के तरीके, किसी भी तरीके से गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। जो नई संगत है उनको धीरे धीरे पता लग जाएगा, जो पुरानी है उनको तो पता ही है, उनको तो सारा कुछ पता है कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं। एक बार गुरुजी के पास हम बैठे थे, शायद बैसाखी का दिन था वो, और गुरुजी की गद्दी जो है वो बाहर ही लग गई। सोफा सोफा था वाइट कलर का, वो बाहर लग गया। जब हम अंदर बैठे थे तो हम थोड़ा सा हमने बाहर आके हल्का सा देखा था, हमने कहा ये सोफा बाहर लग रहा है, इसका मतलब गुरुजी बाहर बैठेंगे आज। अंदर का हमने मजा जो लूटना था वो लूट लिया, मजे ले लिए। और उसके बाद पता मतलब 11 साढ़े 11 हुए, हमें लगा कि अब यार गुरुजी बाहर आएंगे। तो सबसे पहले जाके हम गुरुजी के पास वहाँ पे बैठ गए, सबसे आगे, मैं और डॉक्टर पुनीत। और गुरुजी आए, फिर अंदर से उठे और आके सोफे पे बैठ गए। मौसम जो था वो बारिश का बन रहा था, अप्रैल का महीना है, वो उसमें बहुत धूल मिट्टी बहुत होती है, तो वो ऐसा ऐसा मौसम बन रहा था। और हमें लग रहा था कि यार ये बारिश ना हो जाए, आज सारा कुछ बाहर ही, संगत भी बाहर बैठी है, वहीं जहाँ शिव जी की मूर्ति है उसके पास ही, जो बाहर शिव जी की मूर्ति समाधि मंदिर के साथ है जिसके ऊपर नाग देवता है, वहीं सोफा लगा हुआ था। हमने कहा यार बारिश हो जाएगी तो फिर कैसे होगा, और देखेंगे गुरुजी आज क्या करते हैं, क्योंकि गुरुजी के ये काम करते ही रहते हैं। बहुत बिजली चमक रही थी, लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, दूर से दिख रहा था चारों तरफ। और धीरे धीरे करके बादल जो आए और मंदिर को भी ले लिया उन्होंने उसमें अपने कवर में। और हम देख रहे हैं, मैं और डॉक्टर पुनीत भी बैठे हैं, देख रहे हैं, हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है आसपास, और तेज जो है गर्जना हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हमने कहा बारिश बस शुरू होने वाली है। एक बूंद जो है गुरुजी के ना हाथ पे पड़ी, एक बूंद। हम बिल्कुल साथ बैठे थे इसलिए हमें पता है, जैसे ही पड़ी गुरुजी ने एकदम से ऊपर की तरफ देखा, बादलों की तरफ, और करीब ऐसे 2-3 सेकंड ऐसे बादलों की तरफ देखा। अब मुझे लगता है 5 मिनट में मैं ज्यादा कह रहा हूँ, बादलों का पता ही नहीं चला किधर गए वो। और जितने पेड़ अंदर मंदिर के अंदर लगे हैं, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, जो हवा तूफान चल रहा है वो पत्ता भी नहीं हिल रहा था। बादल मंदिर के एरिए से गायब हो गए, बाहर जो हो रहा सो हो रहा। जो हमारे साथ और भी लोग गए हुए थे बाद में, करीब 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब उनसे बात हुई, वो मिले, हमने कहा इतने लेट हो गए यार, हम तो कब के आए हुए हैं। कह रहे आए कैसे, 2 किलोमीटर पीछे तक इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हमें वहीं रुकना पड़ गया। तो जो उतना एरिया था वो गुरुजी ने उतना संभाल के रखा हुआ था संगत के लिए। वहां आए फिर एक सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आए, वो अपनी वाइफ के साथ आए, टीवी स्टार हैं। वो आए और उससे पहले वो गुरुजी के पास आए थे, उन्होंने चाय प्रसाद नहीं लिया था, मना कर दिया था। तो संगत ने उनको समझा, तो गुरुजी ने कहा था इन्हें बाहर कटो। तो फिर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, संगत ने समझाया कि आप कहाँ बैठे हो, इसको मना नहीं करना होता है। तो वो उस फंक्शन में आए और अपनी वाइफ को लेके आए, और गुरुजी के ऐसे घुटनों पे ऐसे सिर रख दिया। उन्होंने वाइफ को भी बोला कि तुम भी झुको, और उन्होंने भी माथा टेका। गुरुजी इधर उधर देखने लगे, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। उन्होंने देख लिया कि गुरुजी इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने गुरुजी का हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा है कि गुरुजी नहीं नहीं प्लीज माफ करो, प्लीज ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो। और फिर गुरुजी ने कहा हाँ हाँ चलो, हो गया हो गया हो गया, ठीक है चलो। और वो फिर निकले, उन्होंने चाय प्रसाद के लिए मना कर दिया था। बहुत सी चीजें जो है संगत को समझने की जरूरत है। चाय प्रसाद के लिए कोई मना कर देता है, कोई किसी तरह से भी, किसी तरह से धीरे धीरे लाइफ में चीजें को समझ आ जाती है। बहुत सी चीजें हम बताते भी हैं। पुरानी संगत अपने काम में लगी हुई है। गुरुजी की संगत में आके गुरुजी का होना बड़ा आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कई बार लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन जब चलना पड़ता है तो पता चलता है कि ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होता है। गुरुजी उसको आसान बना देते हैं, भाव सही होने चाहिए, गुरुजी सब आसान बना देते हैं।
बहुत सी संगत को गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और वो अपना सत्संग शेयर भी करते हैं कि गुरुजी ने मुझे ये बच्चा ब्लेस किया, और कह के गुरुजी ने बताया है कि मैंने दिया है ये। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर वो बच्चा 20-22 साल का हो और गुरुजी आके कहे कि ये बच्चा मुझे वापस चाहिए, मैंने दिया है मुझे वापस दे दो, जिसने दिया है वो ले भी सकता है, उसका हक है। मुझे इसको अपने काम पे लगाना है, मुझे इसको मानवता की सेवा पे लगाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया था। अब ये बड़ा हो गया, मुझे दे दो। कोई दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गुरुजी ने हमें बच्चा ब्लेस किया है। हिम्मत चाहिए उसके लिए। जो कर गया वो बहुत सही है, जो चूक गया वो पता लग जाएगा कहाँ खड़ा है। तो रास्ता बड़ा आसान भी है, बड़ा मुश्किल भी है। कहना बहुत इजी है, चलना बड़ा मुश्किल है। सत्संग के नाम पे तो ये बहुत सही है कि हमें ये ब्लेस किया, हमें वो ब्लेस किया, वही चीजें अगर गुरुजी वापस ले ले तो दे पाएंगे? चार तरह के क्वेश्चन दिमाग में आ जाएंगे। हमसे ले लिया, उनसे तो लिया नहीं है, सारे टेस्ट हमसे ही लेने हैं, उनसे कभी भी नहीं लिया, उनकी लाइफ देखो किस तरह से चल रही है, ऐसे वैसे ये वो, कई तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। खैर, लेकिन हमें स्ट्रांगली गुरुजी की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार हमें खराब कर जाती हैं, उनको ठीक करते चलना है। गुरुजी जब आए थे 2005 में, उनसे मिलना हुआ था। उससे पहले साईं बाबा के साथ में जुड़ा था। मैं क्या जुड़ा था, उन्होंने ही जोड़ा था, मैं तो क्या जुड़ा था। थोड़ा बहुत पता लगने लग गया था कि गुरु भी कोई चीज होते हैं। उसके बाद गुरुजी का मिलना हुआ। पहली बार में ही ऐसे लगा जैसे किसी ने कुछ अंदर से खींच लिया हो और अपनी तरफ, और ऐसा लग रहा था मुझे जैसे अंतरात्मा को खींच के ही कोई ले गया हो अपने साथ। गुरुजी आए, कॉलेज में घूमे, और उसके बाद 4-5 घंटे के बाद वापस चले गए। बड़ा बड़ा लड्डू दिया, वो लिया, हमने खाया। मैं गुरु जी को निहारता रहा, देखता रहा। इस तरह के गुरु मैंने पहली बार देखे हैं। खैर, किसी भी तरह के गुरु मैंने पहली बार देखे हैं, क्योंकि गुरु वाले हम थे ही नहीं। घर परिवार में तो लोग गुरु को मानते थे। मेरी मदर, मेरे ब्रदर, ये सब उनका तो लेन देन था गुरुओं के साथ। गुरु पूर्णिमा ये वो सारा कुछ चलता था, लेकिन मेरा कोई हिसाब किताब नहीं था। तो मुझे गुरुओं में कुछ पता भी नहीं था कि गुरु किस तरह के होते हैं। ये और भी तरह के अलग हैं, ये लेविश है। एक इमेज से थोड़ी बहुत रहती है कि इस तरह के थे, लेकिन वो वैसे भी नहीं थे। ये तो लेविश गुरु थे। लेकिन कोई इवेंट बट नहीं आया, कुछ भी दिमाग में नहीं आया। ऐसे लगा कोई खींच के अंदर से ले गया है, और लगा कि बस अभी भाग जाओ सारा कुछ छोड़ के इनके पीछे। बड़ा बेचैन रहा उस दिन में, बहुत ज़्यादा बेचैन रहा। और घर में पता नहीं मैंने किससे बात की, उन्हें ऐसे जैसे कोई हिल गया होता है कि मैं क्या करूं, क्या अभी भाग जाऊं या क्या करूं। अगला दिन हुआ तो डॉक्टर पुनीत को मैंने पकड़ा और मैंने कहा मुझे तो जाना है वहाँ पे। वो कह रहे मैं तो फंक्शंस पे ही जाता हूँ अक्सर, अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो जब फंक्शन होगा तब जाऊंगा। अप्रैल की बात है, वो होना था 2000, सॉरी वो होना था 7 जुलाई को, गुरु जी का बर्थडे। तो लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये भी 13 अप्रैल को भी है, कल भी है फंक्शन, इस तरह से कुछ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा सीधा 7 जुलाई होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 7 जुलाई तो लेकिन बहुत दूर है, 2-3 महीने मुझे पता है कि मैंने किस तरह से काटे हैं। कैलेंडर पे डेट डाल के जैसे उसको काटता है कोई, इस तरह से मैंने वो टाइम निकाला है अपना। ये था कि पता नहीं इतनी बड़ी पावर ब्रह्मांड की जो है वो एक्सेप्ट भी करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ तो चलो इतने लोग हैं, मैं भी लाइन में लगा हुआ था, मैंने भी लड्डू प्रसाद ले लिया, मेरे से कौन सा उन्होंने बात की है। सारे थे लाइन में लगे हुए, मैं भी लगा हुआ था। पता नहीं वहां पे जाके मेरे से बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अपना पता ही होता है कि हम किस तरह के होते हैं। उस टाइम एज मेरी कोई 30 साल के आसपास की थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चक्कर में बड़ी मुश्किल से मैंने दिन निकाले, लेकिन 7 जुलाई भी आया, गुरु जी के पास भी गए, दर्शन हुए, डांस भी हुआ रात को, वो सारा कुछ पहली बार हो रहा था सारा कुछ। मेरा जो एक जो सबसे पहला मेरेकल कह सकते हैं, अगर मेरेकल की लैंग्वेज में कहें हम, तो
हमने प्लॉट ले रखा था। जिन्होंने सत्संग नहीं सुना है मैं उनको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये बहुत बार कर चुके हैं। हो सकता है कोई एक आधा पहली बार जुड़ा हो तो उनको ही बताते चलें। मैं प्लॉट हमने ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी थी, पैसा हमने उस पर डाल दिया था सारा, कंस्ट्रक्शन भी कर दी थी सारी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं थी। वो ऑनर जो था, वो जिसकी वो लैंड थी, वो सारी जिसने कॉलोनी काटी थी, वो भाग गया था, उसका नंबर भी स्विच ऑफ, ये सारा कुछ चल रहा था। और करीब 7-8 साल से हम, ज़्यादा ही, इससे हम प्रॉब्लम में थे कि अब किधर जाएं, क्या करें। ये मैंने वहीं बैठ के मन में ही प्रे किया गुरु जी को। बात नहीं हो पाती, हो सकती थी उस टाइम, क्योंकि इतने लोग थे। गुरु जी ऐसे ऐसे इशारा किए जा रहे थे सबको। पहली बार मैं ये सारा कुछ देख भी रहा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ तो बात नहीं हो पाएगी। मन में ही मैंने प्रे किया। आज भी हम वही करते हैं। गुरु जी सामने बैठे हैं फिजिकल फॉर्म में। जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं वो सोचते होंगे कि हर बात गुरु जी के साथ ऐसे जाके करते थे, कितने लकी हैं वो लोग और किस तरह से है। लेकिन आज भी वही है, तब भी वही था। मैंने मन में ही प्रे किया, गुरु जी को जाके बोला नहीं है कि गुरु जी इस तरह से है, आप देख लेना प्लीज। 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी है, फर्स्ट वर्किंग डे जो उसके बाद आया उसी में रजिस्ट्री हो गई। वो खुद ही आया चल के कि आज मैं आपकी रजिस्ट्री करवाने आया हूँ। ये पहला मिरेकल। मन में ही बोला, गुरु जी फिजिकल फॉर्म में सामने बैठे हैं। आज भी हम मन में कुछ बोलते हैं, हर एक संगत बोलती है, वो गुरु जी तुरंत सुनते हैं। ये उसका एक एग्जाम्पल है, मैंने पास जाके नहीं बोला था। आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम अपने मन में बोलते हैं और गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद मेरे ब्रदर की प्रॉब्लम हुई है 2012 में, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में वहीं खड़े होकर प्रे किया, वहीं मन में ही प्रे किया कि गुरु जी अभी एज कम है, आप देख लो। डॉक्टर्स की टीम आई और सारा कुछ उन्होंने देखा। उनका 2-3 ग्राम खून रह गया था, सारा लीवर की प्रॉब्लम थी, एल्कोहलिक थे। और उन्होंने सारा कुछ देख के 2-3 दिन में उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया, वो ठीक हो गए। हालांकि वो 5 साल रहे उसके बाद, और बीच बीच में वो उनकी तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन मैं मन में प्रे करता था। 1 to 1 वहां जाके नहीं कि गुरु जी को बोल दिया और फिर गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे करना वैसे करना ठीक हो जाए, कुछ नहीं। मैंने प्रे किया, उधर से कोई जवाब नहीं उन्होंने, लेकिन सुन लिया। 5 साल उनको दिए। अब उनका जवाब क्या होता है, हमने कहा। जवाब कैसे पता लगेगा कि उधर से जवाब आया कि नहीं? जब वो काम ऐसे हो जाता है जो हो नहीं सकता है। जब वो काम हो जाए तो वो गुरु जी का जवाब है। तो ये है कि हम जाके कहें और गुरु जी हमें बताएं, नो। जब चीजें खत्म हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाए, फिर एक काम हो जाए आपका जो फंसा हुआ हो, तो वो जवाब है गुरु जी का, जो हमारी साइलेंट प्रेयर्स होती हैं, जो हम अपने मन में ही करते हैं। अगर वो नहीं भी हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, हमें लगता है कि हमारे हिसाब से तो अब होना चाहिए, लेकिन गुरु जी के हिसाब से वो अगले साल होगा, 2 साल में होगा। तो वेट करें। अगर वो नहीं होना होगा तो भी गुरु जी सुन रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। हर एक सत्संग में कुछ और है, किसी में कुछ और है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा होती हैं। किसी के लिए टाइम लग सकता है, किसी के लिए इमीडिएट हो सकती है। उनको 5 साल दिए, 5 साल के बाद वो एक्सपायर हुए। फिर जब उन्होंने एक्सपायर होना था उससे भी 3 दिन पहले, सॉरी 3 महीने पहले, जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, फिर मैंने गुरु जी को प्रे किया और डरते डरते ही किया। मैंने कहा गुरु जी कई बार आप ब्लेस कर चुके हो, अब मैं कहूँ भी तो आपको क्या कहूँ। गुरु जी ड्रीम में आए और मैंने फिर गुरु जी को वही बोला। गुरु जी चेयर पे बैठे थे, मैंने कहा गुरु जी ऐसे, मैं पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, गुरु जी ने मुझे डांट दिया, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना कहीं उड़ मेरा। सेम वैसे ही जैसे गुरु जी फिजिकल फॉर्म में डांटते थे, और ऐसे माथे को ऐसे टेंशन में जैसे होता है बैठे हैं पकड़ के। मैं समझ गया कि मुश्किल है। 3 महीने के बाद वो चले गए। उसके 15-16 दिन के बाद मेरे फादर चले गए। फादर को मेरे अल्सर रप्चर हुआ था 2009 में, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। मैंने गुरु जी को प्रे किया। डॉक्टर्स ने बोला था 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, अदरवाइज ये बच नहीं सकते हैं। इनके अल्सर जो है फट के सारी बॉडी में फैल चुका है। कहीं पे भी उनको टच कर रहे थे उनको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, चीख रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जहर पूरा फैल चुका था। फटाफट गुरु जी की कृपा से हम लेके गए। 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारा कुछ उन्होंने निकाला बाहर हॉस्पिटल में चंडीगढ़। और वो 10-12 दिन वहाँ पे रहे। आईसीयू में रहे, तो आईसीयू में वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाते थे जब मैं जाता था सुबह और शाम उनको मिलने के लिए अंदर, कि भाई वहाँ 4 लोग खड़े हैं, उन्होंने काले कपड़े डाले हुए हैं, वो बुला रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो वेंटिलेटर पे भी रहे वो 3 दिन। तो ये सारी वो बातें करते थे।
तो मुझे लगता था कि अब मुश्किल है। 71 या 2 के आसपास उनकी एज थी तब, 2009 में। गुरुजी को मैंने प्रे किया, 10-12 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज भी हो गए और घर आ गए। वो ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। और उसके 5 दिन के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, मुझे कहते हैं चलना है, संगत है। मैंने कहा हाँ चलो गुरुजी। तो गुरुजी ले गए मुझे, और ऐसे ही सोफा पड़ा हुआ था, उस पर बैठ के मैं नीचे बैठ गया। गुरुजी कहते हैं आजा ऊपर ही आजा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है नीचे। कह रहे आजा आजा ऊपर ही आजा, और ऐसे साथ में बिठा लिया। गुरुजी मुझे कहते हैं कोई एवं ठीक नहीं हो जाता है, ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं, पता है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने ऐसे अपना चोला उठाया सारा, ऐसे चेस्ट के पास से नीचे तक जो है, वो जो पाइप्स मेरे फादर के लगी हुई थी आईसीयू में, वो सारी गुरुजी की लगी थी। मैं ऐसे ऐसे एक एक को देख रहा था, मैंने कहा ये सारा तो फादर के लगा हुआ था। और गुरुजी इमोशनल हो गए, और गुरुजी कहते हैं 10 का तक मैं इतना करता रहूंगा। और गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, और मैंने गुरुजी को जप्फी डाली। और गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी क्यों चिंता करते हो, अपा है ना। गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की। 80 की एज में वो गए। जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए उसके 15-16 दिन के बाद ही, अभी इनकी 13वीं होके हटी थी, बीच में एक दिन था, उससे अगले दिन या उससे और 1-2 दिन छोड़ के 15-16 दिन के अंदर ही फादर भी एक्सपायर, हार्ट अटैक हुआ, साथ के साथ डेथ हो गई 5 मिनट के अंदर अंदर। जब 4 साल के बाद इनकी वो 4 साल के बाद कुछ इस तरह से कहा जाता है शास्त्रों में कि वो पितर बन जाते हैं। 4 साल तक उनकी रोटी देनी होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ इस तरह से करना होता है। फिर वो 4 साल के बाद जो डेट आई उनकी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो क्योंकि गैप 15-16 दिन का ही था, वो एक ही आई, ऑलमोस्ट एक ही आई, जिसमें वो पंडित को खिलाना होता है, सारा कुछ है। जब वो अगले दिन ये सारा कुछ होना था, उससे एक रात पहले मुझे ड्रीम आता है। वो दोनों कैलाश मानसरोवर झील है, ऊपर कैलाश पर्वत है और नीचे मानसरोवर झील है, वहां से वो दोनों जा रहे हैं। कैलाश के ऊपर ऊपर गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, चोटी पे मंत्र जाप चल रहा है, बहुत लाउड, बहुत ज्यादा लाउड। और ये मानसरोवर के पास से चल रहे हैं दोनों, और गुरुजी के मंत्र जाप पे इतना झूम रहे हैं, इतना झूम रहे हैं, बोल बोल के नाच रहे हैं, गा रहे हैं गुरुजी का मंत्र जाप। जैसे ऐसे नहीं होते साधु, हम देखते हैं कई बार, हम वीडियोस में देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऊपर हाथों को चिमटा लेके ऐसे झूमते हुए जा रहे हैं, ऐसे वो झूमते हुए चले गए उस दिन, जिस दिन कहा जाता है इसके बाद वो पितर बन जाते हैं। मेरे फादर कभी गुरुजी के पास नहीं गए, कभी सत्संग नहीं सुना, कुछ नहीं है। जैसे गुरुजी का कहना है कि एक कोई घर से आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। वो कभी नहीं गए, कभी उन्होंने सत्संग नहीं सुना, गुरु के नाम से कोई लेना देना नहीं उनको, कोई भी दूर दूर तक भी। लेकिन गुरु जी के चरणों में पहुंचे। मेरे भाई का गुरुओं में था, हिसाब किताब था, उनका अपने गुरु भी थे और गुरु जी को भी बहुत मानते थे वो। जिस दिन वो एक्सपायर हुए, गुरु जी ने हिसाब किताब सारे बराबर करने होते हैं। कष्ट आते हैं, मौत से पहले थोड़ा प्रॉब्लम में भी इंसान रहता है, कई बहुत ज्यादा रहते हैं और कई बिल्कुल कम रहते हैं। मेरे जो ब्रदर थे उस दिन, जिस दिन वो एक्सपायर हुए हैं, सुबह 4 बजे के आसपास जाके लास्ट सांस लिया उन्होंने। लेकिन उस दिन वो सुबह से ही इतना इतना करा रहे थे दर्द में, इतना ज्यादा कि मैं थोड़ा सा भी, नाखून की हल्की सी नोक भी उनकी बॉडी पे कहीं लग रही थी, वो चीख रहे थे टच मत करो, टच मत करो, मत छुओ। इतना, मैंने कहा ये तो टच भी अभी कुछ नहीं किया है, इतनी पेन बॉडी में थी। लीवर सिरोसिस हो गया था उनको, पेट में पूरे पानी भर गया था उनके, लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था। उस दिन वो सुबह से बोलने लगे लगातार, कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी ले जाओ, प्लीज गुरुजी आ जाओ, मुझे ले जाओ, गुरुजी गुरुजी, रोए जाएं, चीखते रहे, लेकिन यही सेंटेंस बोलते रहे, गुरुजी आ जाओ मुझे ले जाओ, गुरुजी आ जाओ मुझे ले जाओ। इतना बोले, इतना बोले, उनके रूम से इतनी आवाजें आई कि हम लोग तो गाड़ी में जाके बैठ गए। हम गाड़ी में जाके बैठ गए कि कितना सुनेंगे, इतना दर्द नहीं सुना जाएगा। वो करते करते तो रात हो गई, रात भी होगी तो हम क्या करें, अब इतना वो लगातार बोल रहे हैं, थक भी नहीं रहे हैं, पास भी कोई क्या जाए। मैं नींद की गोलियां लेके आया, वो मैंने उनको 2 दी, लेकिन उसके बाद भी बोले जाएं, हम भी थक गए थे, हम भी 11-12 बजे के आसपास हम भी शायद
लेट गए अपने अपने रूम में जैसे तैसे करके, और वो अपने रूम में बोले जाएं, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं उस वक्त दे सकते थे, कुछ नहीं दे सकते थे। बहुत बड़ी सिचुएशन इस तरह की थी कि कुछ कर नहीं सकते थे उस वक्त। डॉक्टर्स के भी हाथ खड़े हो चुके थे, सब पता ही था। लेकिन 3-4 बजे, 4 बजे के आसपास मम्मी ने कहा देखो जरा आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ, सो गया है कि नहीं सो गया। मैंने जाके देखा है, मुंह खुला हुआ है, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में है। और मुझे लगा ये तो आवाज़ भी नहीं आ रही है, मुंह भी खुला है, इसका मतलब काम हो गया है शायद ये। और मैं फटाफट गंगा जल लेके आया, और मैंने गंगा जल ऐसे मुंह में डाला, और उन्होंने आखिरी सांस लिया, वो उसको अंदर लिया, आखिरी सांस लिया, और वहीं शरीर छोड़ दिया। गुरुजी के पास आके कर्म भी कटवाने हैं, वो कर्म को बैलेंस करना है गुरुजी ने। कोई ये कहे कि गुरुजी के पास आके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो। गुरुजी ने सोल पे काम करना है, हम शरीर के पीछे भागते हैं। गुरुजी ने सोल को ब्लेस करना है। मैंने बताया, उसके बाद वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं वहां पे कैलाश पे। ये गुरुजी की इंडिकेशन है। 4 साल में उसी दिन बताया मुझे आके, जिस दिन वो शास्त्रों के हिसाब से पितर हो जाते हैं। तो घर का कोई एक मेंबर आता है, सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। हम खींच खींच के कई बार लाते हैं, बच्चों को भी छोटे छोटे लेके आ जाते हैं वहाँ पे, बुजुर्गों को भी लेके आते हैं कि हम लेके आए। अभी 5-7 दिन पहले कोई लेके आया, और उनकी जो मदर थी वो चल नहीं सकती थी, उन्होंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। स्टेयर्स हैं बद्दी मंदिर में, ऊपर 16-17 स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। वो गाड़ी में बैठे रहे कि नहीं मैं नहीं। और 91 पता नहीं 2 के आसपास, पता नहीं 95 के आसपास एज उनकी। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो यहीं ठीक है। उनको चेयर पे बिठा के ऊपर तक लेके गए, मंदिर तक अंदर एंटर करवाया। हर किसी की इच्छा ये रहती है कि हम एक बार एंटर जरूर कर जाएं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, एक मेंबर अगर अच्छे भाव के साथ गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास आ रहा है, संगत में आ रहा है, गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, उसकी पूरी फैमिली क्या पुश्ते तक तर जाती है। घर का कोई मेंबर माने ना माने, उसके भाव शुद्ध सही होने चाहिए। गुरुजी के साथ प्यार जो है वो इतना कमाल का होना चाहिए। जो भी आ रहा है सत्संग में आ रहा है, गुरु जी का लंगर प्रसाद ले रहा है, अटेंडेंस अपनी लगा रहा है, गुरु जी का प्यार अपने आप बढ़ता चला जाएगा। उनके सत्संग में जाना, संगत सुनना, ये सारा कुछ जो है वो अपने आप होता रहेगा। वो प्यार आगे से आगे बढ़ता चलेगा। वो वाइब्रेशन सारी जो है वो अपनी फैमिली तक भी जाती है। एक बंदे को घर से बुला के गुरु जी सारी फैमिली को ब्लेस करते हैं। घर का कोई मेंबर कोई आ सकता है, कई बार कोई नहीं आ सकता है, घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ब्लेसिंग सब पे होती हैं। खींच खींच के ना लेके आए, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं ही है उनके पास। गुरुजी जब यहाँ पे आए थे तो उसके बाद मैंने गुरुजी का एक स्केच बनाया। ललक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला हम तो यहाँ पे हर एक महीने आया करेंगे यार। जब बड़े मंदिर गए थे हम 7 जुलाई को, उसके बाद से हमने हर एक महीने वहाँ जाना शुरू कर दिया, कम से कम एक बार, ज़्यादा हो तो वो और भी अच्छा है। गुरुजी का स्केच बनाना शुरू किया मैंने। 15 दिन लगे, 15 से 20 दिन शायद लगे होंगे स्केच बनाने में, ड्राइंग शीट पे एक पेंसिल के साथ ही वो बनाया है मैंने। और मैंने कहा चलो गुरुजी के पास। 20-25 दिन के बाद फिर गुरुजी के पास पहुंच गए अंपायर स्टेट में, और मैंने रोल करके उठा रखा था कि गुरुजी को दिखाना है ये मैंने। जैसे हम पहुंचते थे, हर एक संगत को देख के गुरुजी खुश होते हैं, हमें भी देख के बहुत खुश होते थे। और जब हमने वहाँ जाना शुरू किया बाद में, तो काफिले के काफिले जाने लगे, और गुरुजी बोलते थे नई संगत को लेके आओ। हम बहुत लोगों को लेके जाते थे, और गुरुजी बड़े खुश होते थे। और पूछते थे जब हम जाके सेट्टी के पास अंपायर स्टेट में खड़े होते थे, गुरुजी पूछते थे कितने डॉक्टर आए हैं, इस तरह से गुरुजी पूछते थे। और नंबर भी पूछते थे, हर किसी का पूछते थे कौन क्या है। और हम चलो खैर, मैं उस टाइम गया स्केच लेके, बैठा, गुरुजी देख रहे थे। बिल्कुल गुरुजी ऊपर सेटी पे बैठे हैं, किचन के साथ ही हम नीचे बैठे हैं। मैंने ऐसे गोद में रखा और गुरुजी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और गुरुजी बीच बीच में आगे ऐसे देख के निकलते थे, अपनी निगाह आगे करते थे गुरुजी। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद मैं जब इजाजत हुई, गुरुजी ने इशारा किया चलो। मैं गया, माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी, मैंने गुरुजी को सबसे पहले मेरी ये बात हुई और मैंने गुरुजी को बोला सर। मैंने माथा टेका, मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया है। गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग रखे, गुरुजी आगे को हुए हैं। मैं गुरुजी सर थोड़ा एक स्केच बनाया है। गुरुजी कहे दिखा फिर। तो मैंने खोला ऐसे और दिखाया गुरुजी को। गुरुजी ने देखा ऐसे, राइट साइड देखा, आईने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है गया थी मैं उत्थे इनॉग्रेशन ਲਈ, दिखाई इनू।
और मैंने राइट साइड दिखाया, आंटी बैठे थे एक, उनको दिखाया, और गुरुजी सबको बताने लग गए, जो पीछे संगत आ रही थी उनको सबको बताते थे वहां पे बहुत, गुरुजी ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, BDS बत्तीस अंदाजा सर्वनाश, ऐसे ऐसे करके गुरुजी ये सबको बताते थे। और बाद में फिर मंदिर भी बना, उसके लिए भी गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये ब्लेस कर दो, तो वो भी गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। काफिले के काफिले गुरुजी के यहाँ से जाने लग गए, और ये आज तो वो बड़ा मंदिर भी बन गया है, बहुत बड़ा हो गया, और वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मंथली सत्संग होते हैं, साल में एक बार सत्संग होता है, एनुअल सत्संग होता है। बट संगत देखिए, जैसे मैंने पहले कहा और इस पूरे सत्संग में मैंने बताया कि चलना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान गुरुजी कर देंगे, काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। हर एक सत्संग से कुछ ना कुछ हमें सीख लेके आगे निकलना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कहना बड़ा आसान है, अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, सुनना तो और भी आसान है, कौन सा दिमाग लग रहा है, वो तो वाह वाह करनी है, बहुत अच्छा है, लेकिन चलेगा कौन? अगर सुनने वाला भी नहीं चल रहा है, बोलने वाला भी नहीं चल रहा है, तो खड़े तो हम वहीं के वहीं हैं। गुरुजी से हर रोज हम कहें कि गुरुजी हमें उस रास्ते पे पकड़ के खींच के लेके चलो, वो लेके चलेंगे। जो तूफान हर रोज की लाइफ में हमारे आते हैं दिमागी तौर पे, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी भी बात पे ईगो सामने आ जानी, किसी भी बात पे ऐसे है यार, वैसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। हर रोज हर एक संगत को सत्संग चाहिए, हर एक संगत की, हर एक इंसान की जरूरत हो गई है गुरु जी के सत्संग की। हर किसी को हर रोज चाहिए। इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, लाइफ इतनी फास्ट है कि अगर सत्संग ना मिले, संगत में ना जाएं, तो हम 15 दिन 20 दिन में, हम जब गुरुजी के पास जाते थे फिजिकल फॉर्म में, मैं आपको सही बताऊं, 20-25 दिन के बाद ऐसे होने लग जाता था कि यार चलो यार भागो फटाफट गुरुजी के पास, क्योंकि वर्किंग प्लेस में रहना, कुछ ना कुछ इसकी उसकी हो ही जाती है, तो दिमाग ऐसे हो जाता था एकदम से कि भागो गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास जाना, दर्शन करना, वो मजे लूटने, वो सारे के सारे, और इतनी एनर्जी के साथ आना, इतनी एनर्जी के साथ आना कि हफ्ता तो हम ऐसे हवा में रहते थे पूरे के पूरे, उस एनर्जी के साथ आना। लेकिन फिर कहाँ रहना, कहाँ है, दुनिया में ही वही काम करने हैं, उसी में फिर फंस जाते थे। फिर नेगेटिविटी हो जानी थोड़ी बहुत इधर उधर से, फिर भागना गुरुजी के पास। आज भी संगत जो है वो हमारी खुराक है, हर एक संगत की। सत्संग संगत ये एक हर रोज की खुराक है, हर किसी को हर रोज चाहिए। हफ्ते 10 दिन वाली बात भी नहीं रही है, हर रोज चाहिए। अपना हम रूटीन बनाएं कि एक सत्संग हम हर रोज सुने, आंखें बंद करके खो जाएं उसमें, गुरु जी का शुक्राना करें कि पता नहीं गुरु जी आपने हमें कहाँ से ढूंढ लिया, कहाँ से अपनी शरण में ले लिया, ना लेते तो भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ होते हम। आपकी इतनी कृपा हम पे हुई है, और उस पर भी आप हमें संगत में बुलाते हो, सत्संग सुनवाते हो, अटेंड करवाते हो, फिजिकल या फिर ऑनलाइन जो भी होता है, जहाँ भी है, आप अपने सत्संग का हमें हिस्सा बनाते हो, हमें घर बैठे बैठे ब्लेस करते हो। ये आंखें बंद करके 1 घंटा गुरु जी को हर रोज दें, और अपनी कमियों को हर रोज एनालाइज करें। हर कोई, मैं भी, हर किसी को करना चाहिए, रात को सोने से पहले 10 मिनट जरूर लगा लें। ये करने से ही होगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि करने से होगा, सुनने और बोलने से नहीं होगा। ये जो करेगा वो 4-6 महीने में अपने आप चेंजेस देख सकता है, उसके अंदर कितनी आ गई है। वो शांत होता चला जाएगा, वो मस्त होता चला जाएगा। गुरु जी उसको अपने अंग संग महसूस होंगे। शरीर की प्रॉब्लम्स आएंगी, अपने ऊपर भी आएंगी, फैमिली के भी ऊपर आएंगी, पता भी नहीं चलेगा वो हंसते हंसते कब कहाँ चली गई। वो जिंदगी के सच्चाई को गुरु जी उसको इस तरह से समझा देंगे, इस तरह से बना देंगे कि वो प्रॉब्लम में भी हंसता हुआ नजर आएगा, प्रॉब्लम छू के भी नहीं जाएगी उसको अंदरूनी तौर पे। तो हम सब जो है वो रूहानी तौर पे गुरु जी के साथ जुड़ें, और उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग यहीं पे आज का हम खत्म करें, टाइम हो गया है। सुरेश अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्रुप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत जितनी भी जुड़ी होगी उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपने सत्संग का हिस्सा बना के रखें। जय गुरु जी। मुझे आवाज नहीं आ रही थी पहले किसी की भी। हेलो अंकल, you are very much audible. पूरी संगत ने पूरा सत्संग सुना। ओवर टू यू गिना सिंह आंटी फॉर थैंक्सगिविंग।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। पंकज अंकल, आपका सत्संग आज सुन के तो जैसे हम कहीं खो गए। आपने इतनी बातें करी, इतनी बातें सुनाई गुरु जी के बारे में, और जो आपने वचन की व्याख्या करी बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट, एक एक लफ्ज आपका बहुत ही मीनिंगफुल था, बहुत ही मतलब हम, मेरे को लगता है कि हम लोग 1 घंटा 2 घंटे और सुन सकते हैं आपके सत्संग। और जो आपने इतनी अच्छी बातें करी कि गुरुआं दे लड़ जो लग जाता है ਉਹਦਾ कभी भी बुरा नहीं होता, विच इज सो ट्रू। कैसे बुरा हो सकता है जब गुरु हमारे साथ है, जे रब ही साडे नाल है तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। और पंडितों के जाना, जैसे आपने बताया, वो आंटी ने आपको फोन किया और वो जाना चाहते थे, वो इंसान जब बेबस हो जाता है तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जब अच्छा टाइम आता है तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो हम दुनियावी हो जाते हैं। हम चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, हम चाहते हैं कि बस गुरुजी हमें हमारी ही सुनते रहें या हम हमारे लिए ही सब कुछ करते रहें। बट आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि अपनी ब्लेसिंग्स को भी हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कई चीजें हैं जो हमें गुरुजी ने दी हैं जो शायद किसी और को नहीं दी। अगर हम चाहें कि बस गुरुजी हमारे ही रहें, ये नहीं हो सकता। रब सारिਆਂ ਦਾ, शायद ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ है। रब जब साड़ी लोड़ होएगी फिर साडे नाल भी खड़ा होएगा। और आपने जैसे कहा कि फिजिकल कष्ट तो आते ही हैं, पर जब ये ऐसे वक्त आता है तो वो एक्चुअली हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। गुरु जी हमें टेस्ट भी करते हैं। वो कहते होंगे सीगे कि मैं ठोक बजा के जिस तरह भांडा लईदा ना, उस तरह मैं अपने भक्तों को भी ठोक बजा के रखता अपने नाल, विच इज सो ट्रू। जब हमने एक गुरु को फॉलो करना शुरू कर दिया है तो हमें वो कमिटमेंट रखनी चाहिए, एक वो कन्विक्शन के साथ उनके साथ चलना चाहिए, उनकी बातों को अपनाना चाहिए, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि किसी के साथ क्या है और हमारे साथ ये क्यों नहीं है, विच इज सो राइट। आपने कहा कि गुरु जी का स्वरूप भी तभी आता है जब वो चाहते हैं, और जब हमने जुड़ना होता है तो वो वक्त भी गुरु जी ही लाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, मिलते हैं, मैं भी एक ऐसी ही भक्त हूँ कि जो मैं मिली भी गुरुजी से पर मैं जुड़ी नहीं। शायद गुरुजी नहीं मेरे से जुड़ना चाहते थे उस टाइम पे, उन्होंने वो भाव ही नहीं डाला मेरे अंदर कि मैं उनके पास जाती रहती और उनसे मिलती, और शायद मेरे को ब्लेसिंग्स उस टाइम पे मिलती। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हम लोग गुरुजी से परे रह गए। आप तो इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने गुरुजी की मेहर रही है आपके ऊपर, विच इज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपका सारा सत्संग सुन के। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर करी जी। सबके सत्संग अच्छे हैं, सब गुरुजी जो बुलवाते हैं वो सब सुनते हैं। बहुत सी चीजें जो है वो नई संगत से भी सीखने को मिलती हैं। बहुत प्यार उनका गुरुजी के साथ है। जब हम उनको रोता हुआ देखते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, हमने आपसे बातें करनी थी, हमने आपको छूना था। तो वो जब रोते हैं तो हमारा रोना भी निकल जाता है। मैं सही बताऊं आपको कि गुरुजी यार आ जाओ प्लीज, एक बार दर्शन दे दो। उनका प्यार इतना ज्यादा है, इतना। फिर गुरुजी आते हैं ड्रीम में दर्शन, उनको इतना परफेक्ट बनाते हैं। इतना प्यार उनका गुरुजी के साथ देख के तो नई पुरानी का कोई उसमें हिसाब ही नहीं रह जाता है। बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। और सबका अपना अपना टाइम सही है, जैसे आपने भी बताया, हर किसी का अपना टाइम है। हमने भी बहुत सत्संग करके देखे स्टार्टिंग में सबके साथ, तो कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा, सब किसी ने बहुत लाइट लिया चीज़ों को, लेकिन आज सबको वैल्यू पता चल रही है कि क्या खो दिया, क्या हो सकता था। सबके अपने अपने कर्म है। और कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जुड़ तो गए, इसी टाइम पीरियड में जुड़ गए, गुरुजी के काल में जुड़ गए हम, ये बहुत अच्छी बात है। और ब्लेसिंग सबके ऊपर बराबर है। जैसे मैंने कहा, तब भी ऐसे ही मन में गुरुजी से बात होती थी और काम हो जाता था। आज भी मन में ही बात करते हैं, सारे नए हो पुराने हो, जो 2 महीने पहले जुड़ा है वो भी मन में गुरुजी से बात कर रहे हैं और गुरुजी सुन रहे हैं, सब बराबर जी है। जी। हाँ जी, बिकॉज हम लोग जब सत्संग सुनते हैं, जैसे आपने बोला कि सत्संग एक खुराक बन गई है, इट इज सो ट्रू। अगर आप सत्संग सुनते हो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है, आप दूसरों के सुनते हो जो उनके उनके साथ हुआ है, आपको वो फीलिंग भी आती है कि वो कैसे किस दौर से निकले होंगे और गुरु जी ने उनके साथ कैसे करा। मतलब आई थिंक हम लोग वी रीलिव दैट मोमेंट विद द पर्सन हु इज शेयरिंग देयर सत्संग, विच इज सो अमेजिंग। ये
चाहे वर्चुअल हो चाहे किसी के घर पे हो, बट सत्संग डेफिनेटली सबकी खुराक आज के दिन में तो है। हम रूहानी तरह से अगर गुरु जी से जुड़ सकें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो थैंक यू सो मच अंकल, आज आप आए इस प्लेटफॉर्म पर और हमसे इतनी अच्छी गुरु जी की सारी बातें आपने शेयर करी, बहुत ही अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर आएंगे अंकल और हमारे साथ और सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। आप सब